जैसे ही उसने 1998 में दोबारा अपनी आंखें खोलीं, उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वो बस टाइम में पीछे नहीं गया था। वो अपने सारे पिछले फेलियर की यादों के साथ लौटा था। इस बार ना प्यार का झंझट, ना किसी ड्रामा का टाइम, बस एक ही चीज दिमाग में थी, सक्सेस। लेकिन सोचो जरा, जो इंसान एक बार सब कुछ हार चुका है, वो दोबारा कैसे खड़ा होता है? आज हम जानेंगे, रीबर्थ के बाद इंसान को असली में करना क्या चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है और सामने दिखती हैं आसमान को छूती हुई ग्लास की बिल्डिंग्स, जहां सूरज की रोशनी हर शीशे से टकराकर चमक रही है। और यहीं से शुरू होती है कहानी ली शिवलाई की। साल था जब वो 28 साल का हुआ और उसी साल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी रीबर्थ की दिशा भी बदलने वाला था। अगला सीन ऑफिस के अंदर शिफ्ट होता है, जहां चारों तरफ बिजनेस सूट्स में लोग हैं और बीच में दो लड़कियां फुसफुसाते हुए बातें कर रही हैं। उनकी नजरें एक ही दिशा में हैं, ली शिवलाई की तरफ, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने छोड़ दी है देश की टॉप 100 कंपनी में अपनी हाई पे सैलरी जॉब। हाँ भाई, उसने रेट रेस से निकलने का फैसला किया है। सब शॉक्ड हैं, पर ली शिवलाई के चेहरे पर है सिर्फ एक ठंडी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, अब मेरी असली जिंदगी शुरू होती है। और ली शिवलाई अपना बक्सा उठाकर बिना किसी की ओर देखे सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। डिंग की ध्वनि आती है, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है और अगले ही पल वह उस इमारत से सदा के लिए बाहर कदम रख देता है। तो इमारत के एग्जिट पर पहुंचकर ली शिवलाई अचानक रुकता है और पलटकर अपने पुराने सहकर्मियों को देखता है। चेहरे पर एकदम आत्मविश्वास से भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए वह बोलता है, हाँ, क्या तुम सब मुझे विदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हो? ली का यह ताना सुनकर सब लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। हम टीम लीडर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक सहकर्मी आगे आकर कहता है, टीम लीडर, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लेकिन ली शिवलाई मुस्कान के साथ मना कर देता है, कोई बात नहीं। और बस ली शिवलाई उन सबको पीछे छोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। दृश्य धीमी गति में धुंधला होता है और हमें दिखता है एक गहरा तारों भरा आकाश। उसने आखिरकार ऑफिस छोड़ दिया। तो सीन कट होता है और हम एक शानदार बिल्डिंग देखते हैं। ये है यूडू ग्रैंड होटल। पूरा होटल बत्तियों से जगमगा रहा है। लगता है ली शिवलाई की फेयरवेल पार्टी यही है। और अगले ही पल सीन होटल के अंदर सब लोग मदिरा के प्याले टकराकर पार्टी कर रहे हैं। तभी हरे बालों वाला लड़का ली से बोलता है, टीम लीडर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सच में रिजाइन दे दिया। ग्रीन हेयर वाला लड़का अपनी बात कंटिन्यू रखता है, टीम लीडर, इस पोजीशन तक आना आसान नहीं था। मिस्टर गो आपको कितना मानते थे, आपके फ्यूचर प्रमोशंस और वेल्थ सब गारंटीड थे। इतने में ब्लू हेयर वाली लड़की भी एकदम क्यूरियोसिटी से पूछती है, टीम लीडर, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? इस सवाल पर ली शिवलाई अपने वाइन ग्लास को देखते हुए एकदम शांति से स्माइल करता है। मैंने खुद से सुलह कर ली है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ, एक आलसी की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ। मुझे अब और कम्पीट नहीं करना। वो अपनी बात पूरी करता है, एक कैफे खोलूंगा, बिलियन के साथ खेलूंगा और डॉग्स को वॉक पर ले जाऊंगा। लेकिन सीन कट होता है और हम देखते हैं ली शुलाई को अपने अंधेरे कैफे में अकेले बैठे हुए, फोन पर लगातार कॉल्स करते हुए। मिस्टर जांग, आपने कहा था ना आपके पास एक रास्ता है। सामने से रिस्पॉन्स आता है, आपका कैफे चलाना मुश्किल है लेकिन मैं आपके लिए पूछताछ कर सकता हूँ। ली हार नहीं मानता, वो दूसरा कॉल लगाता है। मिस्टर लियू, मैं चुलाई बोल रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी और एक कैफे खोला है। लेकिन वहां से भी बात काट दी जाती है। ओह शाओली, मैं अभी बिजी हूँ, चलो बाद में कभी कॉफी पीने आऊंगा। ली फिर ट्राई करता है, मिस्टर ली, वो कॉफी मशीन की एक्विजिशन के बारे में। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अंधेरे में हमें ली की सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिखती हैं जो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई हैं। तभी ली के फोन की स्क्रीन दिखती है और स्क्रीन पर लैंडलॉर्ड का मैसेज है। वो लिखता है, तुम्हें कम से कम पिछले 3 साल का रेंट तो रिफंड करना चाहिए। ली बस कीबोर्ड को देखता रह जाता है, एक और नई प्रॉब्लम। ली फौरन रिप्लाई करता है, क्या तुम मुझे रेंट रिफंड कर सकते हो? लेकिन एक मैसेज फेल। स्क्रीन पे लिखा है कि यूज फ्रेंड वेरिफिकेशन चाहिए। अरे, इसने तो ली को ब्लॉक कर दिया है। ली डेस्परेशन में लिखता है, आर यू देयर? फिर से फेल। ली अभी इस फ्रस्ट्रेशन में डूबा ही होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, सिउलाई। वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस आवाज की तरफ देखता है। एक लड़की ली की तरफ बढ़ती है। ली वहीं काउच पर बैठा एकदम सीरियस लुक के साथ यूसी अपनी तरफ आते हुए देखता है। ली थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है, गुइफेन, तुम आ गई? ली यूसी देखकर मैन में सोचता है, खैर अच्छा है, गुइफेन अभी भी मेरे साइड है। लेकिन गुइफेन का मूड सीरियस है। वो सीधा पूछती है, तुमने कोई सोल्यूशन सोचा? गुइफेन उसको शांत करते हुए कहती है, डार्लिंग, ज्यादा वरी मत करो, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर ली अपना प्लान बताता है, मैंने कैलकुलेट किया है,
अगर हम सारे टेबल्स, चेयर्स और कॉफी मशीन्स बेच दें, तो हमें 1 लाख से 2 लाख युआन मिल सकते हैं अर्जेंट नीड्स के लिए। फिर वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, और बस लैंडलॉर्ड को रेंट रिटर्न करना है, जिससे हमें कुछ लाख युआन और मिल जाएंगे। गुइफेन उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। ली भी पूरे आत्मविश्वास में कहता है, अगली बार हम स्थान चुनने में अधिक सतर्क रहेंगे। वह आगे बोलता है, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा का उपयोग करके हम एक कम्युनिटी स्टोर खोल सकते हैं। गुजारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ली की प्लान को सुनकर गुइफेन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वह उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे जाओ लीदे के बारे में बात करनी थी। जो लाइट का नाम सुनते ही ली का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, क्या वह तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? लेकिन गुइफेन नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह एक गिल्ट भरी अजीब सी मुस्कान के साथ ली को देखती है और कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि ह्यूमेन ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यह सुनते ही ली के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि उसने अभी क्या सुना है। ली एकदम डेस्परेशन में गुइफेन का हाथ पकड़ लेता है। क्यों? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इस बाधा को पार कर सकता हूँ? गुइफेन, मुझे थोड़ा और समय दो और मैं यह सब सुलझा दूंगा। वह पूरी शिद्दत से चिल्लाकर बोलता है, मैंने अपनी पिछली ऑफिस प्रॉब्लम्स को भी कितनी अच्छी तरह सॉल्व किया था और ऊंचाई पर पहुंचा था, है ना? गुइफेन अपना हाथ छुड़ाती है, ली के चेहरे पर एक फेक सिंपैथी वाला लुक देती है और बोलती है, डार्लिंग, मैं एक्चुअली तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका असली रंग सामने आ जाता है। वह अपना नया पर्स दिखाते हुए बोलती है, वह बहुत जेनरस है। मैंने अभी तक उसके साथ रहने के लिए हाँ भी नहीं कहा और उसने मुझे पहले ही हजारों युआन का यह प्लैटिनम बैग दे दिया। वह बैग को अपने सीने से लगा लेती है और ली को नीचा दिखाते हुए कहती है, देखा, वह सच में कितना उदार है। यह सुनते ही ली का दिमाग घूम जाता है। वह क्रोध में चिल्लाता है, क्या तुमने मेरे साथ रहते हुए उसका उपहार एक्सेप्ट कर लिया? लेकिन गुइफेन अपने नए बैग को जोर से पकड़ लेती है और मन ही मन में सोचती है, उस बूढ़े ने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया है। कम काम, ज्यादा पैसा। ऐसे टेम्पटेशन का भला कौन रेजिस्ट कर सकता है? फिर वह ली को देखती है और सोचती है, शिवलाई केपेबल है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग, जेंटल और कंसिडरेट भी है। थोड़ी सी रिलक्टेंस, थोड़ी हिचकिचाहट तो अभी भी है, लेकिन और फिर गुइफेन उसके करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और एक अजीब सी प्लान समझाती है। सुनो, वह झाओ बूढ़ा है और लगता नहीं ज्यादा साल जिएगा। मैं पहले उसके साथ रहने के लिए हाँ कर देती हूँ। वह ली के और पास आकर फुसफुसाती है, जब मैं उसे स्टेबलाइज कर लूंगी, मैं चुपके चुपके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम बस सार्वजनिक से सीक्रेट हो जाएंगे। गुइफेन अपना हाथ ली के सीने पर रखती है। शिवलाई, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी ईमानदारी पर संदेह तो नहीं कर रहे ना? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर वह अपना असली बम फोड़ती है। उसके साथ रहकर मैं तुम्हारी करंट क्राइसिस भी सॉल्व कर सकती हूँ। उसने वादा किया है कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो वह मुझे तुरंत 10 लाख युआन देगा। वह ली की आंखों में देखकर कहती है, यह पूरे 10 लाख युआन हैं। क्या यह कैफे को बचाने का एक घुमा फिरा कर रास्ता नहीं है? ली बस स्तब्ध होकर उसकी बातें सुनता रह जाता है। गुइफेन की यह बात सुनकर ली का पारा एकदम हाई हो जाता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, होमलेस हो जाऊं, लेकिन मैं इतना नहीं गिरूंगा कि एक औरत अपना शरीर बेचकर मुझे सपोर्ट करे। गुइफेन भी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। ली एकदम डिस्गस्ट के साथ बोलता है, आज मैंने देख लिया कि शेमलेसनेस किसे कहते हैं। और फिर वह दरवाजे की ओर इशारा करके जोर से चिल्लाता है, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहां से। ली के चिल्लाने पर गुइफेन गुस्से से दरवाजे से पलटती है और एकदम ताना मारते हुए बोलती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। भला ऐसे आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा जो इतने कर्ज में डूबा हो और किराया तक नहीं दे सकता? याद रखना, बाद में सर झुकाकर मेरे पास भीख मांगने मत आना। यह सुनकर ली का गुस्सा फट पड़ता है और वह जोर से चिल्लाता है, दफ। और गुइफेन के जाते ही आसमान भी फूट फूट कर रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा सड़क पर, जहां ली शिवलाई अकेला इस तेज बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही हताशा है। मकान मालिक ने भी जगह किराए पर देने से मना कर दिया है। कहता है, वह कर्ज वसूलने वाले हर रोज आकर ट्रबल कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार दरवाजे पर लाल पेंट फेंक कर गए। और वह मेज कुर्सियां, भला उनके बदले मिल ही कितना जाएगा? इन दिनों पुरानी कॉफी मशीनों का भी उतना वैल्यू नहीं रहा जितना मैंने सोचा था। हर तरफ से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और उसकी प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकती। अगले ही पैनल में हम देखते हैं ली को उसके कैफे के टूटे फूटे दरवाजे के पास खड़ा
जिसे लाल पेंट से पूरा रंग दिया गया है। कर्ज वसूलने वाले उसे घेर कर खड़े हैं और उनका लीडर पूछता है, मिस्टर ली, पैसे कब वापस करोगे? सीन फ्लैश होता है एक दूसरे गुंडे पर जो ली को जमीन पर गिराकर धमका रहा है। हम हर रोज तेरे साथ हैं, परेशान नहीं होता तू, बस पैसे वापस कर दे और हम चले जाएंगे। ली उस तेज बारिश में अपने कैफे के पूरे मलबे के बीच अकेला खड़ा है। मैंने साफ साफ सबसे मुश्किल कदम पार कर लिया था, अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और अपने बिजनेस में सफल भी हुआ। लेकिन अगले ही पल वह घुटनों के बल उसी मलबे पर गिर जाता है। तो फिर मैं ऐसी कम संभावना वाली घटना का सामना क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसे बंद रास्ते पर क्यों आ पहुंचा हूं? ली पूरे फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आसमान की ओर चिल्लाता है, भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर खेलना ही है तो मुझे मौत तक ले जाओ। अगर अगर मैं इस बार वापसी कर गया ना, ध्यान रखना बचो, एक जोरदार धमाका होता है। कंस्ट्रक्शन साइट का पूरा मलबा उसके ऊपर आ गिरता है। ली रक्त से तो वर्कर्स ली की बॉडी के पास शॉक्ड खड़े हैं और कंफर्म करते हैं, ली शिवलाई, एज 28, एक क्रेन के नीचे दबकर और ज्यादा खून बह जाने की वजह से मारा गया। अगले ही पल हम देखते हैं ली की रूह हवा में उल्टा तैर रहा है। वो नीचे अपने ही मलबे में दबे शरीर और उन वर्कर्स को देख रहा है और फिर वो एकदम शांति से सोचता है, तो मैं सच में मर गया। और अगले ही पल एम्बुलेंस और पुलिस की आवाजें गूंजने लगती हैं। पैरामेडिक्स स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आते हैं। वो ली की बेजान बॉडी के पास पहुंचते हैं। वर्कर्स घबराए हुए चिल्लाते हैं, अरे भगवान, जल्दी करो। डॉक्टर्स उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर ले जाने लगते हैं और ऊपर हवा में तैरता हुआ ली की आत्मा यह सब देखकर बस एक खोखली हंसी हंसता है। ली की आत्मा कड़वाहट से सोचता है, अच्छे लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, हैं? लेकिन आखिर में मेरे जैसे लोगों को ही सफर करना पड़ता है। फिर उसकी नजर उस मलबे पर पड़ती है जहां वो मरा था। वो घूरकर उस जगह को देखता है, लेकिन तभी जहां वो मरा था वहां से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। ली की आत्मा एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसी लाइट है? और अगले ही पल वो खिंच जाता है एक डिजिटल वर्ल्ड में। हर फ्रेम के साथ ली के सामने जिंदगी की टाइमलाइन स्क्रॉल हो रही है। चारों तरफ मैट्रिक्स जैसी कोड की बारिश हो रही है और उसके सामने देश की पूरी डिजिटल हिस्ट्री फ्लैश होने लगती है। और फिर दिखाता है, बैडू फाउंडेड। वो हैरान होकर बस इतना कह पाता है, क्या यही है वो पल जब लाइफ सच में आंखों के सामने फ्लैश होती है? लेकिन ये सिर्फ उसकी लाइफ की घटनाएं नहीं थीं, सीन एकदम से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। उसने स्पेस में गैलेक्सीज और फ्लोटिंग आइलैंड्स भी देखे और सबसे चौंकाने वाला सीन था एक खौफनाक लाल मॉन्स्टर का, जो एक एनर्जी और पकड़े हुए था और लोग उसकी पूजा कर रहे थे। कंफ्यूज होकर उसने सोचा, ये चीजें क्या हैं? ये और भी एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। ली उन अजीब चीजों को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज था। वो सोचता है, ये चीजें क्या हैं? ये और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। जैसे ही वो उनके पास जाने की कोशिश करता, वो शौक में पीछे हटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो एक गहरी खाई में गिरता चला जाता है और गिरते गिरते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो कहीं बैठा हुआ है। उसके बगल में बैठा लड़का उसे देखकर पूछता है, बड़ी, तुम ठीक हो? ली उस लड़के को गौर से देखता है, उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। फिर वो शौक में चिल्लाता है, पसीने छूटने लगते हैं, झांगमिंग, क्या तुम भी मर गए हो? झांगमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, शिवलाई, तुम ठीक तो हो? दिन के उजाले में ऐसी अनलकी बातें मत कहो। ली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, चारों तरफ देखता है, फिर खुद पर हंसते हुए सोचता है, तो क्या यह हेवन है? कम से कम मैंने पूरी लाइफ अच्छे काम किए, तो मुझे हेवन जाने दो। तभी झांगमिंग उसे पीछे से टोकता है, क्या तुम बदल गए हो? तुम ओल्ड मैन गुओ की क्लास में सो क्यों रहे हो? क्या यह तुम्हारी फेवरेट क्लास नहीं है? वो आगे पूछता है, क्या हो रहा है? पैरालाइज्ड होने का सपना देख रहे हो या कुछ और? तभी सामने खड़े प्रोफेसर बोलते हैं, लिशुलाई, तुम अचानक क्लास के बीच में क्यों खड़े हो गए? ली प्रोफेसर को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, प्रोफेसर गुओ। उसे याद आता है, प्रोफेसर गुओ मेरी लाइफ के ग्रेट बेनिफैक्टर थे। जब मेरे स्कूल के दिनों में मेरी फैमिली पुअर थी, उन्होंने मुझे कई तरह से सपोर्ट किया और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने में हेल्प की, जिससे मैं अपनी स्टडीज जारी रख सका। लेकिन फिर उसे दुखद सच्चाई याद आती है। अनफॉर्चुनेटली, अच्छे लोगों को अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसे वो रिच लड़की झांग श्वेली याद आती है, जिसने प्रोफेसर पर झूठा आरोप लगाया था। उसने कहा था कि मुझे अपना थीसिस डिफेंस पास करने के लिए उसके साथ सोना पड़ेगा।
मैं और नहीं जी सकती प्रोफेसर गुओ। और उसे याद आता है कि प्रोफेसर गुओ ने उसके सीनियर ईयर में इन्हीं झूठे आरोपों की वजह से बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। उसे वो सीन याद आता है जहां प्रोफेसर चिल्ला रहे थे, मैंने नहीं किया। झांग श्वेली, तुम क्या बकवास कर रही हो? जबकि झांग श्वेली जमीन पर बैठकर विक्टिम बनी हुई थी। और फिर बिल्डिंग से गिरने के बाद प्रोफेसर की बॉडी, उसे वो बारिश का दिन याद आता है जब वो प्रोफेसर की लाश के पास खड़ा था। मेरा बेनिफैक्टर मेरे सामने ही अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया। यह सब याद करके ली इमोशंस से भर जाता है और दौड़कर प्रोफेसर गुओ को जोर से गले लगा लेता है। वो सोचता है, प्रोफेसर गुओ, मैं जानता था आपके कैरेक्टर के साथ आप डेफिनेटली हेवन जाएंगे। ली प्रोफेसर गुओ को गले लगाए हुए कहता है, मुझे नर्चर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके केयरफुल गाइडेंस के बिना मैं हेवन नहीं पहुंच पाता। वो आगे कहता है, आप रीइंकार्नेट होने के लिए तैयार होंगे, है ना? कितने नंबर आगे हैं? मुझे भी कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं कब रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। प्रोफेसर गुओ पहले तो चौंक जाते हैं, फिर गुस्से में एक रोल्ड अप पेपर उठाते हैं और ली के सिर पर धप से मारते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रोफेसर गुओ चिल्लाते हैं। क्या तुम्हें रीइंकार्नेट होने की जल्दी है और मुझे भी साथ खींच रहे हो? कल तुमने कितना कैट पिस पिया था? तुम अभी भी नशे में एक्ट कर रहे हो। फिर वो पेपर उठाते हुए कहते हैं, पहले मैं तुम्हें वेल्थ और ग्लोरी से भरे एक अच्छे रीइंकार्नेशन की कामना करता हूँ। तभी झांगमिंग जल्दी से बीच बचाव करता है। वो प्रोफेसर गुओ से कहता है, प्रोफेसर गुओ, शिवलाई ने आज सुबह अपने सिर के बल गिर गया था और वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा है। आप मैग्नेनिमस हैं, बस इसे उसके कंफ्यूज्ड होने के रूप में लें, माइंड मत कीजिए। फिर झांगमिंग ली को उसकी सीट की तरफ खींचता है। आज तुम्हें क्या हो गया है? गुओ क्यांगुओ के सामने सिली चीजें कर रहे हो? जल्दी करो और अपनी सीट पर वापस जाओ। क्या तुम फेल होना चाहते हो? ली अभी भी कंफ्यूज्ड है। मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। झांगमिंग उसे उसकी सीट पर बिठाता है और कहता है, देखो कि तुम सपना देख रहे हो या क्लास में हो। ली अभी भी शॉक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ली चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। उसकी आंखें अभी भी आसपास के माहौल को स्कैन कर रही हैं। पूरी तरह से कंफ्यूज्ड झांगमिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्लास के बाद अपना फेस वॉश कर लेना। मैंने तुमसे कहा था कि रात में देर तक पढ़ाई मत करो। तुमने खुद को पढ़ाई कर करके सिली बना लिया है। लेकिन ली का दिमाग कहीं और ही है। वो अपनी डेस्क पर हाथ रखकर सोचता है, हेवन मेरे यूनिवर्सिटी क्लासरूम जैसा क्यों दिख रहा है? और इसी के साथ इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। और इस मांगा को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर दीजिए मांगा ई चैनल को। और हाँ, लाइक करना मत भूलना।